नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ये हमारी किसकी क्लास है, तो आज हमारी ये केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास रहेगी आज ये हमारी। ठीक, जो लोग यूपी कैडेट BHU ICR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास होगी। ठीक है, केमिस्ट्री की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल सकें। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ वाले लोग और जुड़ सकें इससे। ठीक है, कुछ लोग आ गए हैं तो आप लोग शेयर कर देंगे, जिससे कि और लोग क्लास में आ सकें। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, केमिस्ट्री को हम 3 तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, मतलब फिजिकल का मतलब भौतिक रसायन। ठीक है, एक फिजिकल केमिस्ट्री होगी। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी एक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन। ठीक है, और तीसरी क्या होगी, तो तीसरी होगी इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक। आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे। ठीक है, कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना हम जो कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पे वो आप लोग साथ साथ लिखते चलें। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री सभी लोगों को जल्दी इतनी समझ में नहीं आती है, तो इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग कॉपी लेकर के बैठिए। ठीक है, कॉपी लेकर के बैठेंगे और नोट करते जाएंगे। हमने आपको क्या बताया, जो केमिस्ट्री है हम आपको 3 तरह से इसको पढ़ाएंगे, 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, एक फिजिकल मतलब भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब इसमें जैसे भौतिक रसायन में क्या क्या आएगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी होगी इसके अंतर्गत जैसे कि मैटर वाला चैप्टर आ जाएगा, द्रव्य वाला। ठीक है, द्रव्य और उसका क्लासिफिकेशन, और इसी में आपका एक चैप्टर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे फिजिकल में आपका मैटर वाला आ जाएगा एक। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए, मैटर वाला एंड जो है इसका क्लासिफिकेशन होता है वो हो जाएगा, और एक फिजिकल और केमिकल चेंज वाला हो जाएगा, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रासायनिक संवेगों के जो रासायनिक संयोग के नियम हैं वो आ जाएंगे, और इसमें बहुत सारा कुछ आ जाएगा, अणुवार और तुल्यांकीवार वगैरह, एवोगैड्रो और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर आएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत सारा कुछ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह इसमें ही हो जाएगा। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, मतलब जो अकार्बनिक रसायन है इनऑर्गेनिक, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें जैसे कि आपकी जल की कठोरता वगैरह हो जाएगी, और आयरन, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन वगैरह। ठीक है, HCl, अमोनिया। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा इनऑर्गेनिक में। ठीक है, इसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका वो नोट करेंगे आप लोग। तो इसमें सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड वगैरह, एमीन, एमाइड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सिलेबस हो गया, और आज हम आपका एक चैप्टर भी शुरू करेंगे। यहाँ पे आप लोग सब लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे आप लोग,
तो अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर इसका शुरू करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना हमारा पहला चैप्टर रहेगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें आपको नोट करने वाली होती हैं। तो सबसे पहले परमाणु संरचना चैप्टर आपका शुरू होगा, तो सबसे पहले आपको परमाणु के बारे में पता होना चाहिए। परमाणु क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक है, इंग्लिश में इसको एटम बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई इंटर में होगा बच्चा तो वो यहीं से पढ़ लेगा। ठीक है, यहीं से पढ़ लेगा। जो एटम होता है किसी एलिमेंट मतलब किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम जो कण होता है, मतलब किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो अस्थायी, अभिक्रियाशील और उदासीन होता है। ठीक है, ये तीन जो टर्म है, अस्थायी होगा, अभिक्रियाशील होगा और उदासीन होगा। उदासीन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, और अस्थायी को अनस्टेबल। ठीक है, और ये परमाणु कहलाता है। ठीक, परमाणु की क्या डेफिनेशन होगी, इनमें आप लोग परमाणु की डेफिनेशन याद करने में आपको तीन टर्म याद करने होंगे। जो परमाणु होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, मतलब वो स्थायी नहीं होगा। अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, मतलब क्रिया नहीं कर सकता। और उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा, अभिक्रियाशील उदासीन। ठीक है, और परमाणु जो है रासायनिक क्रिया करके, ठीक है, रासायनिक क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब परमाणु कोई होगा वो रासायनिक क्रिया करेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया हमने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये एटम थे, यहाँ पे अनस्टेबल थे, यहाँ पे आके स्टेबल हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, ये परमाणु से अणु बन गए। ठीक है, परमाणु जो रासायनिक क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही सारी की सारी चीजें आपको ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो अस्थायी, अभिक्रियाशील और उदासीन होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये इंटर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो यूपी कैडेट वाले हैं वो इसको समझेंगे केवल। ठीक, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो उनको समझने में, आगे क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आगे चलते हैं हम। देखो, अस्थायी हमने क्या बताया, अस्थायी वे परमाणु होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो अधूरा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब अस्थायी वे परमाणु होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधूरा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग देखते चलेंगे अच्छे से। मतलब अस्थायी, स्थायी वो होता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, और अस्थायी इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अधूरा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो अधूरा होता है, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि किसका, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का वो कितना होता है। ऐसे कम से कम आपको 30 तक याद करने होंगे। ठीक है, 30 तक आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हमने नीचे यहाँ पे लिखे भी होंगे, यहाँ पे नीचे लिखे हैं। ठीक है, स्थायी कौन से होते हैं, स्थायी वो परमाणु होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शून्य वर्ग की गैसों के समान होता है। शून्य वर्ग की गैस कौन कौन सी हैं, शून्य वर्ग की गैसों से एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, शून्य वर्ग की जो गैसें होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है शून्य वर्ग की गैसों का कैसा होता है, तो उनका अधूरा नहीं होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, तब आप लोग उसको सही से याद करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, पीरियोडिक टेबल आती है एक, उसका चार्ट आप लोग मार्केट से ले आएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको केमिस्ट्री और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी अगर आप लोगों के पास इंटर की बुक होगी तो उसमें भी शायद हो सकती है पीरियोडिक टेबल, तो अभी आप लोग उसको खोल लीजिए जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और अच्छे से समझ में आ सके। अब जो तत्व हैं इनके परमाणु क्रमांक यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है,
जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे एक एटॉमिक नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का। हीलियम का 2 होता है, ये हीलियम है, He बना है, ठीक है। लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, ठीक है। बेरियम का 4 होता है, और ये वैलियम का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। ऐसे ही आपके 30 तक दे रखे हैं, ठीक है। ये आप लोग इसका जो है इसको नोट कर लीजिए, और ये 30 तक आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। ये तो सब परमाणु क्रमांक है ना, हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ लेंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। कोई परमाणु है, उसके न्यूक्लियस में मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको जो परमाणु क्रमांक होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, तो Z से, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको Z से दिखाते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर Z बराबर 1 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का, और यहाँ पे Z बराबर 1 लिखा है, ठीक है। Z किसके लिए डिनोट किया जाता है, तो एटॉमिक नंबर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, आप लोग पीछे देख ही चुके हैं। जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Z बराबर P, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ से एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कैडेट के लिए कि कोई भी परमाणु क्रमांक है, ठीक है, कोई भी परमाणु क्रमांक है और उसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे 2 है, ठीक है, Z बराबर 2, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको हम आगे बताएंगे। देखो इसमें परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉन की संख्या के बराबर कह सकते हैं, Z बराबर P, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जब परमाणु उदासीन होता है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे केवल H लिखा है, ठीक है, H पर कोई चार्ज तो नहीं है ना, अभी नहीं है, ठीक है, ये उदासीन है, ठीक है। अब H पे ही हम चार्ज लगा दें, यहाँ पे माइनस कर दें H माइनस, तो ये नेगेटिव चार्ज लग गया, ठीक है। H माइनस यहाँ पे लिख दें तो ये नेगेटिव चार्ज लग गया ऊपर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। H हमने सीधा लिख दिया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इसी की बात कर रहा है। जब परमाणु उदासीन हो तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है। 2 कंडीशन क्या है, एक जब परमाणु उदासीन होता है और दूसरा क्या है, जब आयन की अवस्था में होता है। बस 2 चीज यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। जब परमाणु उदासीन होता है मतलब न्यूट्रल होता है तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, P बराबर E बराबर Z, ठीक है, P बराबर E बराबर Z, ठीक। प्रोटॉन भी उसमें उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उसमें ही होंगे, और जो उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही होगा, ठीक है। जैसे एक बात यहाँ पे हाइड्रोजन की कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे उदासीन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेंगे आप लोग। जब परमाणु उदासीन होता है तो उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। आप लोग सही से समझेंगे। जैसे हमने H ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है। अब H में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक। अब एक ही इसमें जो है प्रोटॉन होगा और एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक ही इसमें प्रोटॉन होगा और एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगला पॉइंट। जब कोई परमाणु है वो आयन की अवस्था में हो, ठीक है, जब कोई परमाणु आयन की अवस्था में होता है तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होगी, ठीक है। मतलब Z बराबर P होगा यहाँ पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी, ठीक है। मतलब Z किसको डिनोट करता है, तो एटॉमिक नंबर को, मतलब परमाणु क्रमांक को Z डिनोट करता है। P किसको करता है, प्रोटॉन को, मतलब जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर बदल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अगर कहीं पे प्लस चार्ज दिया है, ठीक है, प्लस
आयन से इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। मतलब अगर किसी के ऊपर, जैसे यहाँ पे कहीं पे अगर आप लोग इसका एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हमने देखो He लिख दिया, ठीक है, हीलियम लिख दिया। अब इसके ऊपर चार्ज लगा दें हम प्लस का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। अगर इसी पे चार्ज लगा दें माइनस का, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, वही हम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटर में भी और आपके कैडेट BHU ICR सब में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, जितना हमने अभी तक आपको पढ़ा दिया उसी के क्वेश्चन करवा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग समझते चलिए। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्ञात करिए। सबसे पहले आप लोग केवल Na में बताइए हमें, ठीक है। यहाँ तो Na+ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग Na में बताइए हमको, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब सोडियम में आप लोग कमेंट करिए, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अब हमने आपको क्या बताया, सोडियम का सबसे पहले आप लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। अब ये तो न्यूट्रल है ना, केवल Na लिखा है, ऊपर हमने कोई चार्ज लगाया नहीं है। तो न्यूट्रल की कंडीशन हमने क्या बताई थी, इलेक्ट्रॉन भी इसमें बराबर होगा, प्रोटॉन भी बराबर होगा और एटॉमिक नंबर भी बराबर होगा, ठीक है। मतलब E भी इसमें 11 होगा, P भी इसमें 11 होगा और Z भी इसमें 11 होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सभी इसमें 11 होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है Na+ में बताइए आप, Na और ऊपर प्लस चार्ज इसमें लगा है। तो अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के वाला, अगर प्लस चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, अगर माइनस चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो Na मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 में से एक प्लस चार्ज है ना, तो एक घटा दीजिए, एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। तो यही यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब अगला आप लोग देखेंगे दूसरा नंबर, O-, मतलब O पर 2 माइनस चार्ज लगे हुए हैं, O पर 2 माइनस चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है। O पर 2 माइनस चार्ज लगे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, O पर 2 माइनस चार्ज, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। अब आप लोगों को पता ही है, जो ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब माइनस में हमने बताया था, माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया होगा O-, में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन दे रखा है, तो आप लोग उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, 8 होता है। फिर अगर ऊपर माइनस है तो प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस कितने हैं ऊपर, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो 2 जोड़ देंगे हम, आंसर कितना आ जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगर इफ Z = 13 हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ Z = 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जब Z = 13 है तो आपको पता ही है कि ये उदासीन है, ठीक है, आपको दे ही रखा है ना, उदासीन है ना, क्योंकि कोई चार्ज वगैरह है नहीं, आपको सीधा सीधा एटॉमिक नंबर दे रखा है। अब एटॉमिक नंबर में आपको जो वो है रिलेशन, वो तो आपको पता ही है, Z = P = E, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे और प्रोटॉन भी 13 होंगे, क्योंकि Z = 13 आपको दे रखा है इसलिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग अगर अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए जब अपलोड हो जाए। वैसे हम अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका कैटेट में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैटेट में, ठीक है, 2017 में ऐसे ही भाषा उसकी लिखी थी, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है, कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 16 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक को Z = 16 लिख लीजिए, ठीक है, Z = 16। वह तत्व X है, ठीक है, इस तत्व का नाम क्या है, X, ठीक है, Z मतलब X इसका नाम है, ठीक है, जो तत्व है मतलब एलिमेंट है उसका नाम X है। अब वह X माइनस आयन बनाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब
क्या हुआ, इसने x माइनस माइनस ये 2 आयन बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। कोई एलिमेंट है x, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक 16 है, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आपको पीछे पॉइंट लिखाया था, पहले आप लोग इसका आंसर देंगे, आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसमें देखेंगे नहीं, ठीक है, इसमें देखेंगे नहीं और आंसर देंगे आप लोग। हमने आपको अभी पीछे वाले पॉइंट में बताया था, अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अब उदासीन नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी, जो एटॉमिक नंबर है उसका परमाणु क्रमांक जितना है उतना ही उसमें प्रोटॉन रहेगा। तो इसमें प्रोटॉन आपको सीधा सीधा दिखाई दे गया ना, परमाणु क्रमांक कितना है 16, तो प्रोटॉन आपके कितने होंगे 16। अब इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक, 16 पे 2 माइनस चार्ज लग गए। ठीक है, 2 माइनस चार्ज लगे तो 16 हमने कहा माइनस चार्ज लगेंगे तो जोड़ दिया जाएगा, प्लस 2 माइनस चार्ज लगे तो 16 प्लस 2 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 हो गई और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, वो 16 ही रहेगी। ठीक है, ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक परमाणु का संगठन। ठीक है, जो परमाणु होता है, हमने आपको एक टॉपिक खत्म करा दिया, उसके क्वेश्चन भी बता दिए आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर उस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, परमाणु का संगठन अगला टॉपिक है हमारा, परमाणु का संगठन। ठीक है, जो परमाणु होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी कुछ वैल्यू है, ये पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो वो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको किससे नोट करते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रोटॉन को किससे नोट करते हैं और न्यूट्रॉन को किससे नोट करते हैं, ये आप लोग याद कर लेंगे। याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन का कितना होता है, इसमें माइनस लगा है और इसमें प्लस है, वही है ये चीज़ सब। ठीक है, यहाँ पे -1.6 लगा है, यहाँ पे प्लस का 1.6 है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे याद करेंगे, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। यहाँ पे इसके खोजकर्ता लिख दिए, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, तो जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। ठीक, इनका द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.11 × 10⁻28 ग्राम, 1.627 × 10⁻24 ग्राम, 1.672 × 10⁻24 ग्राम। यहाँ पे ये सारे की सारी चीज़ें आपको नोट करी गई हैं, तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईंट, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करता है, इसकी ट्रिक से आप लोग भी याद कर लेंगे, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें, ईंट पर नाच। अब ईंट का मतलब क्या हो गया, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन। ठीक है, पर में पी फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, नाच, नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है, चा फॉर चैडविक। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन उसके, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जो यहाँ पे देखो ये नाभिक हमने बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, न्यूट्रॉन मतलब N और P इसके अंदर होगा। ठीक है, और जो बाहर जो कक्षाएं होंगी, जैसे इसका मान हमने मान लिया ये K कक्षा है। ठीक है, और इसके बाहर L है। ठीक है, और इसके बाहर M है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो तो इसके नाभिक में हो गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में, ये 3 हमने कक्षाएं यहाँ पे बना दी हैं, KLM। ठीक है, KLM। ठीक, अब यहाँ पे क्या आप लोग देख पा रहे हैं, देखो जैसे बोर बरी का हम नियम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया है, KLM बनाया है। ठीक है, अब n बराबर, ठीक है, जो n का मान होगा वो k के लिए 1 होगा। ठीक है, k 1 है ना हमारी, k के लिए 1 होगा, और n का मान l के लिए 2 होगा, और n का मान m के लिए 3 होगा। ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे, आगे भी हम आपको समझाएंगे अभी, तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे बोर बरी का नियम हम आपको पढ़ाएं। ठीक है,
इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। जो नाभिक के बाहर ऐसा जो 3 डायमेंशनल क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसको क्या कहते हैं? कोश या कक्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्बिट उसको कहते हैं। ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल क्षेत्र हमने आपको बताया नहीं, यहाँ पे हमने आपको लिखा अभी के। ठीक है, जैसे ये हमने कोश बना दिया, इसके बाहर एक ये के हो गया, ये एल हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, अच्छे से समझिए आप लोग, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अगर आपको परिभाषा पूछे इंटर में कि कोश क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे नाभिक के बाहर, ये नाभिक ही तो बनाया है हमने, नाभिक के बाहर ऐसा 3 डायमेंशनल क्षेत्र, 1 2 3, ठीक है, 3 डायमेंशनल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, जो नाभिक के बाहर हमने आपको 3 डायमेंशनल क्षेत्र बनाया ना, KLMN, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, उसी को हम कोश या कक्षा कहते हैं। ठीक है, अब बोर-बरी का नियम आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होती है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा बाहरी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होती है, तो आप लोग ऑप्शन लगाएंगे बोर-बरी का नियम। ठीक है, आप लोगों को कल जब टेस्ट हुआ था तो आपको जैसा क्वेश्चन पेपर वैसा ही बनाया जाता है जैसा आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसा अगर टफ पढ़ाया जाएगा तो टफ बनेगा। ठीक है, अगर थोड़ा वैसा पढ़ाया जाएगा तो वैसा बनाएगा, मतलब जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वैसे ही हम आपको संडे को टेस्ट में देंगे। ठीक है, ऐसे ही बोर-बरी का नियम आप लोग समझ गए होंगे कि इस नियम के अनुसार परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होती है। यहाँ पे n का मतलब क्या है, ये n² का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल। आगे इसको समझिए, जैसे n का मान 1 है, यहाँ पे हमने आप लोग देख पा रहे होंगे K बनाया है, ये तो नाभिक हो गया आपका बीच ये अंदर वाला। ठीक है, ये पूरा नाभिक हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका नाभिक है। अब इसके बाहर K बनाया है, एक L है, एक M है और एक N है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग सही से समझिए, जो अगर N का मान 1 रख दें हम, ठीक, N का मान 1 रखेंगे तो सेल कौन सी है, K। ठीक है, N=2 तो सेल कौन सी है, L। N=3 तो सेल कौन सी है, हमारी M। N=4 तो सेल हमारी N है। ठीक है, अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए आप लोग पीछे, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अनुसार होगी, तो 2n² के अनुसार होगी। अब वही चीज यहाँ पे हमने आपको आगे बता दिया है, जो 2n² इसमें हो गया, n की मान आप लोग रखेंगे यहाँ पे, पहला आप लोग यहाँ पे समझिए, देखो 2, ठीक है, n² का मतलब n के मान यहाँ पे कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, यहाँ पे 2 × 1 तो बराबर 2, मतलब जो K हमारी सेल होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए, यहाँ पे यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा K जो हमारी सेल है K, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आंसर 2। ठीक है, ऐसे ही L सेल में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग निकाल लेंगे 2n² से। ठीक है, यहाँ पे n का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। M सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2n² के अनुसार आप लोग लगाएंगे 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, और 9 दूनी 18। ऐसे ही n=4 में 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। ठीक, अब यहाँ पे आपको अफवाऊ का नियम यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, जो S होता है, S हमारी क्या है, सब सेल। ठीक है, S हमारी क्या है, सब सेल। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करके आप लोग लिखेंगे, एक क्वेश्चन नोट करके लिखिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोग यहाँ पे साथ साथ लिखते चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, कॉपी पेन आपका तैयार होगा। ठीक है, तैयार होगा, लिखिए। अब इनमें से या आप लोग सीधा सीधा लिख लीजिए, कौन सा नियम कोश पर आधारित है, कौन सा नियम कोश पर आधारित है, कोश मतलब सेल, सेल पर आधारित है। लिख लिया आपने,
लिखिए, सही से लिखिए, कौन सा नियम कोष पर आधारित है? कौन सा नियम कोष पर आधारित है? ठीक है, आंसर लिखिए इसका आप लोग, बोर-बरी का नियम। ठीक है, बोर-बरी का नियम। कौन सा नियम कोष पर आधारित है? तो बोर-बरी का नियम। अब अगला लिखेंगे दूसरा, कौन सा नियम उपकोष पर आधारित है? कौन सा नियम उपकोष पर आधारित है, मतलब सब सेल पर आधारित है। यहीं से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, देख लेना, कैटेट में जा करके देखना, इन दोनों में से ही आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा नियम उपकोष पर आधारित है? तो उपकोष पर कौन सा है? आफबाउ का नियम। आफबाउ का नियम यहाँ पे नीचे लिखा होगा, देखो ये लिखा है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे आफबाउ का नियम। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझिए आप लोग, जो K का उपसेल क्या होगा? S होगा। ठीक है, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2 होंगे। अब L का उपकोष क्या होगा? तो S और P होगा 2। ठीक है, और M में उपकोष कितने होंगे? 3 होंगे। कौन से? S P D। ठीक है, और N में 4 होंगे, S P D F। ठीक है, S P D F। ठीक, अब आगे बात करते हैं आफबाउ के नियम की। ठीक है, आफबाउ के नियम की, इसमें से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो इसमें से दो क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे आफबाउ का नियम क्या होता है? सबसे पहले इस नियम के अनुसार उपकोष, उपकोष अभी हमने आपको ऊपर लिखा है ना, ये देखो उपकोष, उपकोष कौन कौन से हैं? S P D F, यही तो है ना, यहाँ पे S है, यहाँ पे S और P हो गया, यहाँ से S P D हो गया, यहाँ से S P D F हो गया, मतलब S P D F 4 उपकोष हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी होगी, वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो आफबाउ का नियम या आफबाउ प्रिंसिपल इसको बोल सकते हैं। इस नियम के अनुसार उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आफबाउ का नियम क्या है? आफबाउ के नियम के अनुसार जो उपकोष होते हैं, उपकोष कौन कौन से हैं? 4 उपकोष हैं हमारे SPDF। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करता है? तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको नीचे लिखा होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। ठीक है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ये आप लोग याद करेंगे इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 1s, फिर 2s, फिर 2p। ठीक है, 1s, ठीक है, 2s और 2p। ठीक है, फिर 3s, 3p और 4s, 4p, 5s। ठीक है, यहाँ पे 3d तक आप लोग याद कर लेंगे, यहीं तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कैटेट में। ठीक है, 3d तक ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कैटेट में, तो क्रम आप लोग इसका ऐसा ही याद रखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? तो 1s में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिए, नीचे यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करवा दें। यहाँ पे हमने आपको क्या लिखा है, यहाँ पे देखो 1s। अब यहाँ पे आप लोग केवल एक चीज लिखिए, हमने आपको 4 उपकोष लिखा है ना, S P D और F। ठीक है, S P D F। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अभी हम आपको भर के भी दिखाएंगे, 2। ठीक है, P में कितने भर सकते हैं? तो 6। ठीक है, S P D, D में कितने भर सकते हैं? तो 10। ठीक है, ये चीज आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, मतलब ये चीज अभी आप इतना नोट करिए, 30 तक आपको इतने में ही हो जाएंगे। मतलब S में आप लोग अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 2 S उपकोष में, P में उपकोष में 6। ठीक है, D उपकोष में 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देखेंगे पीछे, अगले लेक्चर, अगले उसमें, अगले पेज पर क्वेश्चन लिखा होगा। यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, ये आपको याद करने के लिए बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, पहले आप लोग लिखिए 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, ये सब बना दिया है आपको याद करने के लिए। कुछ लोग इसको बनाना जानते भी होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, वैसे आप लोग उसको याद कर लीजिए। तो फॉस्फोरस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? मतलब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर करना सिखाएंगे।
किस नियम से? तो ऑफ-बाउ के नियम के द्वारा, ठीक है, मतलब उपकोष के द्वारा, ठीक, उपकोष। अगर कोष के द्वारा आप लोग देखेंगे, अब देखो यहाँ पे कोष, यहाँ पे एक बार पीछे आपको ले चल रहे हैं, यहाँ पे आपको पीछे ले चल रहे हैं एक चीज समझाने के लिए। देखो के है ना, के सेल में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर सकते हैं, एल में 8 भर सकते हैं, ठीक है, एम में 18 भर सकते हैं और एन में 32 रख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग इसको याद रखिए, 1 मिनट आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि अभी हम आपको इसी से समझाएंगे। के में 2 भरते हैं, एल में 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है, और इधर एस में 2, ठीक, पी में 6 और डी में 10, ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखो हम आपको भर के दिखा रहे हैं। जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस को अगर कोष के द्वारा भरा जाए, ठीक है, कोष के द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए फॉस्फोरस का, तो क्या करेंगे हम? फॉस्फोरस का सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब परमाणु क्रमांक इसका पता होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक कितना कितना क्या होता है? 15 होता है, ठीक है, 15। अब 15 को हम कैसे भरेंगे? 2,8, कितना बचा? 2, 8, 10 और 5, 15, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया सेल के द्वारा, मतलब कोष में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8, 5 करके, मतलब K बराबर 2, L बराबर 8 और M बराबर 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2, 8, 5, ठीक। अब आपको बता यहाँ पे पूछ रहा है किसके द्वारा? तो ऑफ-बाउ के नियम के द्वारा, और ऑफ-बाउ का नियम आपको पता है उपकोष से संबंधित है, ठीक है। हमने आपको दिखाए थे ना, 2 पॉइंट लिखाए थे अभी कि सेल से कौन सा कोष, जो कोष से संबंधित कौन सा नियम है? तो बोरबरी का नियम, उसके द्वारा बोरबरी के नियम से हमने यहाँ पे आपको ये करके दिखा दिया। अब उपकोष से, उस उपकोष पर आधारित कौन सा नियम है? तो वो है ऑफ-बाउ का नियम। तो ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार आप लोग अब एक बार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल इसमें 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। 15 कैसे बनेंगे? तो देखो एस में हमने आपको कितने बताया? 2, ठीक है, एस में 2 भरेंगे तो 1s2 हो गया ऊपर, ठीक है, 1s2, ठीक है, 2 यहाँ पे हो गए। अब 2 पे चलते हैं, 2s2, ठीक है, 2s2 और 2p6, 2p6 हो गया, ठीक है, 2s2 और 2p6, मतलब 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 2, 2, 4 और 6, 10 बचे। अब 3 पे चलेंगे, ठीक है, 3s2, 5 बचे ना, 3s2 और 3p3, ठीक है, ये 3p3, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो K होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है, और L होगा इसमें 8 भरे जाएंगे, और M होगा इसमें 5 भर दिए जाएंगे। यहाँ पे 2, 8, 5 ऐसा हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अगला आप लोग समझिए, इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें समझ लेंगे, इसमें आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? जो कैल्शियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आपको पता है 20 होता है। अब 20 को हम कैसे करेंगे? तो 2, 8, ठीक है, 2, 8 और इसमें कितना भर सकते हैं? 18, अभी हमने आपको पीछे बताया था ना, तो 18 की जरूरत ही नहीं है हमको, 2, 8 और कितने की जरूरत है? 2, 8, मतलब कोष के द्वारा अगर हम करेंगे तो कैसे होगा हमारा? 2, 8 और 18, मतलब 10 ही बचा ना। कोष से हमारा ऐसे होगा, मतलब जो बोरबरी का नियम है उससे हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी ऑफ-बाउ के नियम से, ठीक है। ऑफ-बाउ के नियम से कैसे होगा? तो एस में हमने आपको बताया 2 भरे जाएंगे तो 1s2 हो गया, 2s2 और 2p6, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ठीक है। 3p6 के बाद 3d नहीं आया, ठीक है, 3d नहीं आया, 4s2, अब अगर कुछ बचता तब 3d यहाँ पे आता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे और सही से याद कर लेंगे इसको, ठीक है। और कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पहले अभी एक बार, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार दोबारा, फिर दोबारा देखेंगे, ठीक है। दोबारा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तब हम आपको अगले लेक्चर में और अच्छे तरह से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपके सवाल आते हैं कैटेट में भी, BHU में भी, ICR में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। इसीलिए आपको समझा रहे हैं, ये इसीलिए आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सही से इसको नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे या फिर देख लेंगे, क्योंकि इंटर में तो ये इसके अनुप्रयोग पूछता है, ऑफ-बाउ नियम के अनुप्रयोग बताइए, तो वो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
और यूपी कैडेट वाले क्या करेंगे, इसको समझेंगे, बिना समझे आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए दोनों लोगों के लिए ये जरूरी है, ठीक है, दोनों लोगों के लिए ये जरूरी है। मतलब अफवाह का नियम क्या होता है, जो एन बराबर, एन का मतलब क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, ठीक है। पीरियड नंबर, एक ग्रुप होता है और एक पीरियड होता है, ठीक है। तो वही एन बराबर, इसमें क्या होगा, जो अधिकतम वैल्यू होगी एन की, उसको हम उसका पीरियड नंबर कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ नोट आप लोग एक बार सुनेंगे अच्छे से, उसके बाद अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एन को क्या कहेंगे, तो पीरियड नंबर, ये अधिकतम जो एन की वैल्यू होगी वो उसका पीरियड होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर के लिए बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो उसका ग्रुप हो जाएगा। यदि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट वर्ग हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 10 जोड़ के उसका वर्ग और वो सब निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे 3 अगर बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 इसका ग्रुप नंबर हो गया, ठीक है। और 4 हैं तो 4 + 10 14 इसका ग्रुप नंबर हो गया, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरता है उसी ब्लॉक का होता है, ठीक। अभी हम आपको इसके क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आपको इसके अनुप्रयोग आने चाहिए, इसको आप लोग जब PDF मिल जाए तब आप लोग अच्छे से एक बार और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यदि बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह धातु होगी, और 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह अधातु होगी। अब इसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाए Z बराबर 27, तो M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। Z अगर 27 है तो M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आपको बताया नहीं थे कोश कौन कौन से होते हैं, KLMN, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसी में से M में पूछा है। अब सबसे पहले Z बराबर 27 दे दिया ना आपको, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग निकाल लेंगे, बस आपका सब कुछ काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1s2, ठीक है, 2s2 2p6, ठीक, 3s2 3p6, 4s2 3d7, ठीक है। मतलब 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 2 20 और 7 27, टोटल 27 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। जो ऊपर लिखे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता ही है K में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, वो आपने देख ही लिए। L में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब M में आप लोग देखेंगे, M में कैसे देखेंगे, 3 के जो 3 आगे जिसमें लिखा होगा ना 3, वो M वाला होगा, मतलब जिसका n बराबर 1 होता है ना वो कोई A हो गया, जिसका n बराबर 2 हो गया वो L हो गया, जिसका n बराबर 3 होगा वो M हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 3 किस किस में है, एक 3s2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 6 8, 8 और 7 15, तो M का मान कितना हो गया यहाँ पे 15 है, ठीक है। और n बराबर 4, तो ये n का मान कितना हो गया 2, क्योंकि 4s2 ही तो लिखा है ना। जो ऊपर लिखा होता है जैसे 4s2, तो ये 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, अगर उसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें आ जाएगा आप लोगों को, अच्छे से आप लोग देखते रहिए। ये Z बराबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि Z बराबर 16 है या एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बराबर किसी का 16 है, तो ये किस ग्रुप में होगा, ठीक है, मतलब किस आवर्त में होगा और किस वर्ग में होगा और किस ब्लॉक में होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लिया आपने, ठीक है। अब n का मान सबसे अधिक कितना है, मतलब यहाँ पे n बराबर 1 है, यहाँ पे n बराबर 2 है, यहाँ पे n बराबर 3 है। तो n बराबर 3 है ना, अभी हमने पीछे अनुप्रयोग में बताया था अधिकतम n का मान कितना क्या होता है, तो उसका पीरियड नंबर होता है। तो पीरियड ये कौन से पीरियड में है, तीसरे पीरियड में है, ठीक है। तीसरे पीरियड में पीरियड और ग्रुप, ये किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपकी जब आप लोग उसको लेंगे, ठीक है, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को लेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको अगला चैप्टर हम पीरियोडिक टेबल का ही करा देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से और आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का करा देंगे, ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन जो है पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है कि पीरियड इसमें कौन सा होगा, ठीक है, मतलब
जो Z बराबर 16 है, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका 16 है, वो किस पीरियड में जाएगा, किस ग्रुप में होगा और कौन से ब्लॉक में होगा। ठीक, तो किस पीरियड में होगा, मतलब n का मान जिसमें अधिकतम होगा वो ही उसका पीरियड नंबर होगा। तो n बराबर 3 है ना, तो 3 किसका है, सबसे ज़्यादा 3 है, तो हमारा तीसरे ग्रुप में आपको, तीसरे पीरियड में आपको 16 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 10। ठीक है, अभी आपको अनुप्रयोग दिखाई देना हमने, अगर 1 और 2 होगा तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में होगा। ठीक है, अगर 3 4 5 6 7 होंगे तो प्लस 10 करके उसका ग्रुप नंबर हम निकाल लेंगे। तो 6 + 10 = 16 में ग्रुप में आपका ये 16 नंबर का एलिमेंट होगा। ठीक है, और कौन से ब्लॉक में होगा, तो पी ब्लॉक में होगा, लास्ट जिसमें बढ़ता है वो उसी ब्लॉक का होता है। ठीक है, 3p4, तो पी आया ना, पी में ये होगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसको एक आध क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद आपकी छुट्टी करते हैं। यदि Z बराबर 19 हो तो ये किस पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक में होगा। तो सबसे पहले बाह्यतम सबसे ज़्यादा n का मान 4 आ रहा है ना, तो 4 इसका पीरियड नंबर हो गया। ठीक है, पीरियड नंबर 4 हो गया। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो 4s1। ठीक है, बाह्यतम कोश में एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में हो गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में हो गया। बाह्यतम कोश में 4s1 है ना, तो ये किस ब्लॉक में हो गया, तो s ब्लॉक में, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, और इसका जैसे Z बराबर 9 है तो यह किस पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप लोग ये समझ गए तो पीछे के सारे क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे। इसमें हमने सभी क्वेश्चन आपको दे दिए, या पीरियड पूछ सकता है आपको, या ग्रुप पूछ सकता है, या ब्लॉक पूछ सकता है, या ये धातु है या अधातु है ये पूछ सकता है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना अगर आ गया तो आप पता कर सकते हैं जो एलिमेंट दिया है वो किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, धातु है या अधातु है, मतलब मेटल है या नॉन मेटल है। तो हम इसको सीखते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया हमने, Z बराबर 9 है ना यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2। ठीक है, और 2 2 4 हो गए ना। अब 2p, p में कितने बढ़ते हैं, तो 6 बढ़ते हैं, लेकिन हमें जरूरत कितने की है, 2 2 4 4 और 5 बचे ना, तो 5 की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ठीक, अब बाहर ये सबसे लास्ट में 2p5 है ना, 2p5, तो ये p ब्लॉक में होगा। ठीक है, p है ना, तो p ब्लॉक में होगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक आंसर हो गया। 5 यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़े गए ना, तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, इसका p ब्लॉक हो गया। और n बराबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 है ना, तो 2 इसका पीरियड हो गया। ठीक है, पीरियड नंबर 2 हो गया। अब इसके वो ग्रुप नंबर की बात करते हैं, तो टोटल कितना है, 2s2 और 2p5। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 + 10 = 17, तो 17 इसका ग्रुप नंबर हो गया। ठीक है, अगर बाह्यतम कोश में 1 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वह धातु होगी। ठीक है, और अगर इसमें ना 1 है ना 2 है, और इसमें बाह्यतम कोश में कितना है, 5 है, 2p5, तो ये अधातु होगी। बस इतना इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ इसके अपवाद हैं, वो आप लोग इसको याद करेंगे। अपवाद कौन कौन से हैं, अफबाउ नियम के अपवाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक साल इसके क्वेश्चन आते हैं, BHU में भी और आपके कैडेट में भी। तो ये इसके 2 अपवाद हैं, एक क्रोमियम है, एक कॉपर है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर पर जो अफबाउ का नियम है वो कार्य नहीं करता है। ठीक है, आप लोग इसको यहीं तक रखेंगे आज। अफबाउ नियम के अपवाद से हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको, लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और आप लोग अभी इंटर वाले जो 12th क्लास में हैं उनके लिए एक वीडियो आएगी अभी शाम को 7 बजे, तो वो लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।